नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी सीरीज का पार्ट 10 पॉलिटिकल डायनामिक्स में चैप्टर 79 फॉरेन पॉलिसी आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। चैप्टर 1 to 78 हर्षित द्विवेदी सर ने आप लोगों के लिए कवर करके दिया था। चैप्टर 79 जो लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी सीरीज का लास्ट एंड फाइनल चैप्टर होने वाला है, यह मैं कवर करूंगा आप लोगों के लिए। मेरा नाम है विनीत सागर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों फॉरेन पॉलिसी का इंट्रोडक्शन एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया रेगुलेट्स इंडियाज रिलेशंस विद अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड इन प्रमोटिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। दूसरे देशों के साथ इंडिया का रिलेशंस कैसा होना चाहिए वो डिपेंड करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। वैसे फॉरेन पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मिलियो, इकोनॉमिक पोजीशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पब्लिक ओपिनियन एंड लीडरशिप। एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझा देता हूं। इंडिया का ही नहीं दोस्तों, कोई भी देश का एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरे देशों के साथ उनका रिलेशंस कैसे होना चाहिए वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ज्योग्राफी का ही एग्जाम्पल ले लो। ज्योग्राफिकल पोजीशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उस कंट्री में वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे इंडिया का ज्योग्राफिकल पोजीशन आप ले लीजिए। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन या ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश को, वेस्टर्न कंट्रीज हो या वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हो, अगर इंडो पैसिफिक रीजन में एक डोमिनेंट पावर बनना चाहता है, ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहता है, तो इंडिया जैसे एक देश के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो इनके फॉरेन पॉलिसी में इंपॉर्टेंट चीज हो गया ना, तो इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करना। वाइस वर्सा इंडिया में देखो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेस, पर हमारे पास लिथियम नहीं है। लिथियम हम किस में यूज करते हैं? लिथियम हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स में, जो बैटरीज में लिथियम एंड बैटरीज यूज करते हैं ना। तो अभी तो हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स में कन्वर्ट होने का टाइम आ गया, क्योंकि ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह खत्म होने वाला है, तो हमें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। पर इंडिया में लिथियम रिसोर्स बिल्कुल कम है, तो हम डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज के ऊपर। जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली जैसे कंट्रीज में हम डिपेंडेंट है, तो उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छा रहना पड़ेगा ना, तब जाके उधर से इंपोर्ट होगा। और एक एग्जाम्पल में बताऊं तो हेल्थ केयर भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों। जैसे अभी कोविड-19 वैक्सीन हमने बनाया, तो हमारे साथ जिनका अच्छा रिलेशन होगा वही हमसे मांग सकता है ना कोविड-19 वैक्सीन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। और एक एग्जाम्पल बोलूं तो मिलिट्री स्ट्रेंथ। मिलिट्री स्ट्रेंथ देखो दोस्तों, इंडिया चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब चाइना इतना सारा प्रॉब्लम कर रहा है, पर हम सिर ऊपर करके खड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी और चाइना का मिलिट्री स्ट्रेंथ बराबर है, लगभग बराबर ही समझो। तब जाके हम इतने स्ट्रिक्ट एंड अच्छी तरह हम उनके साथ डिफेंड कर रहे हैं। अगर नहीं होता, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ उनसे अगर डाउन होता, तो हमारी हाल क्या होता। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छा होने से चाइना के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। तो फॉरेन पॉलिसी मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट है। लीडरशिप तो बहुत बड़ी चीज है। एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर होने से दूसरे देश के साथ रिलेशंस भी है अच्छा रख सकता है। उसके एग्जाम्पल तो मैं आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज क्या क्या है। सबसे पहला है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। इंडिया का अगर हिस्ट्री देखा जाएगा ना दोस्तों, इंडिया हमेशा वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने में आगे है। कभी भी इंडिया ने दूसरे देशों के ऊपर हमला नहीं किया है, हम अभी तक डिफेंड ही किया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं आपको, वैसे आपको पता ही है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एम्स एट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हम इंटरनेशनल पीस को हमेशा प्रमोट करते हैं। वैसे हमारा आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डीपीएसपी में आता है, आर्टिकल 51 में क्लियरली लिखा हुआ है, इंडियन स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, एंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो बेसिकली हमारी आर्टिकल 51 में भी ये लिखा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम दूसरे देशों के साथ अच्छा रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल लॉज को, ट्रीटीज को हम हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं, उसको ऑनर करते हैं। हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, कोई भी आर्बिट्रेशन से, मतलब कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने आर्बिट्रेशन करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ना कि जैसे नॉर्थ कोरिया करता है, चाइना करता है, वैसे लड़ते नहीं रहते। हम हमेशा प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। दूसरा है दोस्तों एंटी कॉलोनियलिज्म। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में दोस्तों हमेशा वो कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म को अपोज किया है, क्योंकि हम कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का
एक शिकार रह चुका है। 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, तो हमको एक्सपीरियंस है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आज के टाइम पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी 100% कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म को अपोज करते हैं। इंडियन व्यूज दैट colonialism and imperialism leads to exploitation of the weaker nations by the imperialist powers and affects the promotion of international peace. इंडिया ऐसे विश्वास करते हैं colonialism and imperialism जो है हमेशा weaker nations को exploit करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री यही कहता है दोस्तों। अफ्रीकन कंट्रीज का हाल देखो, एशियन कंट्रीज का हाल देखो, अभी तक वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक टाइम पे वो colonialism and imperialism का शिकार था, और जो ये करते थे वो अभी भी डेवलप कंट्रीज है। ठीक है, तो हमेशा इंडिया जो है ये कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट खड़ा हुआ है एंड इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने में आगे है। ऊपर से इंडिया एडवोकेटेड द लिक्विडेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड सपोर्टेड द लिबरेशन मूवमेंट। इंडिया का प्रिंसिपल हमेशा एंटी कॉलोनियलिस्ट रहा भी है, और साथ साथ जितने भी अफ्रो एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलया, ट्यूनीशिया जो एक टाइम पे कॉलोनियलिज्म के शिकार थे, उनको अपने लिबरेशन मूवमेंट में इंडिया सपोर्ट किया है। उनको एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने में इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है। द प्रेजेंट नियो कॉलोनियलिज्म एंड नियो इंपीरियलिज्म इज ऑल्सो अपोज बाई इंडिया। अब ये नियो कॉलोनियलिज्म क्या है दोस्तों? नियो कॉलोनियलिज्म कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। पाकिस्तान एंड चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। अब पाकिस्तान का हाल आपको पता है, पाकिस्तान में चाइना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स किया है, और चाइना ने पाकिस्तान को कई सारे पैसे देके मदद किया है, कभी ग्रांट के रूप में, कभी एड के रूप में, कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में। अब पाकिस्तान को क्या है, चाइना को बहुत सारे पैसे वापस देने हैं इंटरेस्ट के साथ। अब क्या हुआ, चाइना पाकिस्तान को एक डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया। श्रीलंका का भी हाल वही है, श्रीलंका को भी चाइना ने ऐसे ही फंसा रखा है। तो ये भी एक तरह का कॉलोनियलिस्ट मेंटालिटी है। ठीक है, अब चाइना पाकिस्तान एंड श्रीलंका के ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोल रखा है। तो ये बोलते हैं दोस्तों नियो कॉलोनियलिज्म। जो डेवलप कंट्रीज, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पावर है, वो जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस के ऊपर इसी तरह जो कंट्रोल रखते हैं, इसको नियो कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। राइट, इसको भी इंडिया अपोज करते हैं। अगला है दोस्तों एंटी रेशियलिज्म। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, अपोजिशन टू रेशियलिज्म। इंडिया की हिस्ट्री देखने से आपको यह पता चल जाएगा कि इंडिया हमेशा रेशियलिज्म के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। इंडिया का कहना यह है, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म जैसे रेसिज्म भी एक्सप्लॉइटेशन में रिजल्ट करता है। कभी पुअर रिच को एक्सप्लॉइट करता है, कभी व्हाइट ब्लैक को एक्सप्लॉइट करता है। तो इस टाइप का जो भी है, मतलब रेशियलिज्म हो गया, इंपीरियलिज्म हो गया, कॉलोनियलिज्म हो गया, सब सोशल इनइक्विटी में एंड प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस को रोकता है। इंडिया स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या आप सबको पता होगा, अफ्रीका में, बेसिकली साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला फाइट किए थे जिसके अगेंस्ट, उसको बोलते हैं अपार्थाइड। जो व्हाइट एंड ब्लैक्स के बीच में थे, उनको हमेशा इंडिया ने अपोज किया है। इट इवन स्नैप्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका इन 1954 जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, तब इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरा बंद किए थे, क्योंकि उनके पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड के अगेंस्ट थे इंडिया। सिमिलरली इंडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिबरेशन ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का अर्लियर नाम है रोडेशिया एंड नामीबिया फ्रॉम वाइट डोमिनेशन। जहां भी इस तरह की रेशियलिज्म चलता था, बेसिकली रेसिज्म चलता था, इंडिया हमेशा उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। इसकी हिस्ट्री देखने से, इंडिया जब 1947 में आजाद हुए थे, तब दुनिया दो भागों में डिवाइडेड थे आइडियोलॉजी के ऊपर। एक ग्रुप था जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, जिसको यूएसए हेड करते थे। एक था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, जिसको यूएसएसआर हेड करते थे। अब इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया। बेसिकली एक ईगो प्रॉब्लम था, क्योंकि दोनों पावर्स ये सोचते थे कि हम बड़े हैं। इस टाइम पे एक कोल्ड वार था, फिजिकली कोई वार नहीं चल रहा था, पर कोल्ड वार चल रहा था। ठीक है, दोनों आपस में पसंद ही नहीं करते थे। एक अगर कुछ करेगा तो दूसरा उससे ऊपर कुछ करने की कोशिश करते, ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू का विजन बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला, वी प्रपोज टू कीप अवे फ्रॉम द पावर पॉलिटिक्स ऑफ ग्रुप्स अलाइन्ड अगेंस्ट ईच अदर। हम ये जो पावर पॉलिटिक्स है ना, जो हम अब दुनिया को दो भागों में डिवाइड करके रखा है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते थे। हम दोनों से अलग रहेंगे, क्योंकि इस तरह जब भी कोई अलाइनमेंट हुआ है हिस्ट्री में, वो फाइनली जाके बहुत बड़ा वार में एंड हुआ है। तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। आई फील दैट इंडिया कैन प्ले ए बिग पार्ट, परहैप्स एन इफेक्टिव पार्ट इन हेल्पिंग टू अवॉइड वार। उनका विजन या कहना यह था कि इस तरह करने से, मतलब दोनों पावर ब्लॉक्स को जो ही नहीं करने से, इंडिया कैन बी एन एग्जाम्पल। और यही हुआ दोस्तों, बहुत सारे देश इंडिया को सपोर्ट भी किया इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में।
Therefore, it becomes all more necessary that India should not be lined up with any group of power which for various reasons are full of fear of war and prepare for war. तो इंडिया के पॉलिसी यही था, दोनों ग्रुप को ज्वाइन ही नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, व्हेन वी से इंडिया फॉलोस ए पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसका मतलब क्या है? इंडिया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को सपोर्ट करता है, इसका मतलब है, पहला है, इंडिया हैज नो मिलिट्री अलायंसेस विद कंट्रीज ऑफ एदर ब्लॉक और इंडियड विद एनी नेशन। इंडिया किसी भी देश से कोई मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे जो दोनों पावर्स के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की अप्रोच जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तीसरा है, इंडिया अटेम्प्ट्स टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल कंट्रीज, ठीक है। इंडिया सारे कंट्रीज का, जितने भी कंट्रीज है, चाहे वो रशिया के साथ हो, सॉरी यूएसएसआर के साथ हो या यूएसए के साथ हो, सबके साथ इंडिया, या कोई ग्रुप से नहीं भी हो, सबके साथ इंडिया फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। तो इंडिया की जो पॉलिसी बहुत ही पॉपुलर हुआ था और बहुत सारे कंट्रीज इंडिया के जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को सपोर्ट। अगला है दोस्तों पंचशील। Panchsheel implies the 5 principles of conduct in international relations. It was embodied in the preamble of Indo-China Treaty on Tibet, signed in 1954 by Jawaharlal Nehru and Zhou Enlai, the Chinese premier. तो इंडिया एंड चाइना के बीच में एक इंडो चाइना ट्रीटी ऑन तिब्बत साइन हुआ था 1954 में। इसका प्रियम्बल में ये लिखा हुआ था पंचशील प्रिंसिपल्स। क्या क्या था? एक है म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। हालांकि आजकल वो नहीं हो रहा है, फिर भी उस टाइम पे उस ट्रीटी में ये लिखा था कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, दोनों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को एंड सोवरेनिटी को हम रेस्पेक्ट करेंगे, आपका आपका, हमारा हमारा। नॉन अग्रेशन, कोई भी दूसरे के ऊपर अग्रेसिव नहीं रहेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, कोई भी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी रखेंगे और दोनों के लिए बेनिफिशियल हो ऐसा काम करेंगे। पीसफुल को एक्सिस्टेंस, मतलब आराम से रहो दोनों अपने अपने जगह में। पंचशील बिकम वेरी पॉपुलर एंड मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक बर्मा, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एंड सो ऑन अडॉप्टेड इट। पंचशील एंड नॉन अलाइनमेंट आर द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पंचशील धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर हो गया। बर्मा, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया जैसे देशों ने उनको अडॉप्ट किया और पंचशील और नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो इंडिया का देन है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रैक्टिस करने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अगला है दोस्तों आफ्रो एशियन बायस। दोस्तों वैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये कहता है सारे कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करना है, पर इंडिया ने हमेशा आफ्रो एशियन नेशंस के साथ एक स्पेशल कंसिडरेशन रखा है, मतलब एक स्पेशल बायस दिखाया है। क्योंकि दोस्तों देखो, आफ्रो एशियन नेशंस भी इंडिया जैसे कॉलोनियलिज्म के शिकारी तो थे, वो भी अंडर डेवलप्ड थे, तो इंडिया हमेशा उनको सपोर्ट किया है, इनके साथ जो रिलेशंस है वो अच्छा मेंटेन किया है और उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा कदम भी उठाया है। It aims at promoting unity among them and tries to secure for them a voice and influence in the international bodies. देखो उस टाइम पे जितने भी आफ्रो एशियन कंट्रीज थे वो सब थोड़ा सा डीमोटिवेटेड थे, तो इंडिया ऐसे देश था सबको एक साथ लेके आया, एक यूनिटी में लेके आया, एक बड़ा भाई जैसा, और सबके प्रमोशन के लिए और इंटरनेशनल असिस्टेंस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया। 1947 में इंडिया कॉल्ड द फर्स्ट एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, मतलब एशियन कंट्रीज के बीच में, ठीक है, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया। 1949 में इंडिया ब्रोड टुगेदर एशियन कंट्रीज ऑन द बेनिंग इशू ऑफ इंडोनेशियन फ्रीडम। देखो इंडोनेशियन फ्रीडम को, इंडोनेशियन को अपना लिबरेशन या इंडिपेंडेंस पाने में इंडिया का मदद देखो, इंडिया ने सारे एशियन कंट्रीज को एक साथ लाया इंडोनेशिया को हेल्प करने के लिए। इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन आफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस एट बांडुंग इंडोनेशिया 1955। तो आपको इंडिपेंडेंस के बाद आपको इंडिया जैसे एक रिपब्लिक बन गया, हमें यह देखने को मिला है उन पहले 10-15 सालों में इंडिया ने आफ्रो एशियन नेशंस को ऊपर लाने में बहुत बड़ा पार्ट लिया है। इंडिया ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप 77। देखो 1964 में ग्रुप 77 फॉर्म होने में इंडिया का पार्ट था। ग्रुप ऑफ 50 1990 में, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1995 में, बिस्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1997 में और साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज जो 1985 में। ये सबकी फॉर्मेशन जो हमारी एशियन कंट्रीज के बीच में एक अच्छा सा यूनिटी बनाने में, हमारी डेवलपमेंट प्रमोट करने में काम आया। इन सब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हमारी एशियन रीजन में, ये सब बनाने में, डेवलप करने में, एंकरेज करने में इंडिया का पार्ट बहुत बड़ा था। इंडिया अर्न द नेम ऑफ बिग ब्रदर फ्रॉम मेनी ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया को सारे देशों, जितने भी हमारे नेबरहुड है, साउथ एशियन एसोसिएशन है, साउथ एशियन कंट्रीज है, ठीक है, वो सब हमें एक बड़ा भाई की तरह मानने लगा। अगला है दोस्तों लिंक्स विद कॉमनवेल्थ। 1949 में इंडिया ने
कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में अपना जो मेंबरशिप है उसको कंटिन्यू किया था और ब्रिटेन को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेड भी मान लिया। वैसे 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू इंडिया एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए थे। फिर भी 1949 में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबरशिप जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं किया इंडिया ने। क्यों? क्योंकि इंडिया का प्लान्स कुछ और था। इंडिया एक क्लियर किया था, वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबरशिप लेने से ये क्लियर किया था ब्रिटेन को या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर भी इंडिया ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर क्यों बना? क्योंकि इंडिया का सोच ये था कि मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ वुड बी बेनिफिशियल टू हर इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड अदर स्फीयर्स। कहीं ना कहीं से इंडिया को कुछ खोना तो नहीं है मेंबरशिप बनने से, क्योंकि इंडिया ने ये क्लियर किया था किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रहेगा, पर कहीं ना कहीं कुछ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड अदर स्फीयर्स में कुछ हेल्प मिल सकता है, क्योंकि इंडिया एक अपकमिंग कंट्री था। ऊपर से आप हिस्ट्री में देखो, अभी भी देखो, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी ऐसे हैं जिसमें इंडिया मेंबर है। ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स तो नहीं है, इंडिया को कुछ खोना भी नहीं है, ना कुछ पैसे देना है, कुछ नहीं है, पर एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसमें बहुत बड़े बड़े पावर्स है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज है जिसका जो उन ग्रुप का पार्ट है। तो ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स का पार्ट रहने में कहीं ना कहीं कुछ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हेल्प मिल सकता है। तो हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी रहा है, ठीक है। It has been playing an important role in the CHOGM, Commonwealth Heads of Governments Meet। ऊपर से जब CHOGM मतलब कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीट भी इंडिया ने होस्ट किया था 24th वाला 1983 में दिल्ली में, ठीक है। तो इंडिया अच्छी तरह एक पार्टिसिपेंट या मेंबर बन के रहा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में, पर इंडिया को कुछ लॉस नहीं था, बस फायदे ही मिल रहा था। अगला है दोस्तों सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ द यूएनओ इन 1945 इटसेल्फ। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था इंडिया। तब से लेके अब तक यूएनओ का जितने भी एक्टिविटीज है, प्रोग्राम है, इन सबको इंडिया सपोर्ट करते हुए आया है। सम ऑफ द फेसेट्स ऑफ इंडियाज रोल इन यूएनओ, देखिए, इट इज थ्रू द यूएनओ दैट इंडिया एम्बार्क्ड ऑन द पॉलिसी। मतलब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी में जितने भी प्रिंसिपल्स है, एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी रेशियलिज्म, ये सब इंडिया शुरुआती किए थे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित ऑफ इंडिया, जो हमारे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली चुना गए थे 1953 में। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस। देखो, अभी भी इंडियन आर्मी के कंटीजेंट यूएन पीस कीपिंग मिशंस में जाते हैं। तब से कहाँ गए? कोरिया, कोंगो, एल साल्वाडोर, कंबोडिया, अंगोला, सोमालिया, मोजाम्बिक, सिएरा लियोने, यूगोस्लाविया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन ओपन इंडियन वर्किंग ग्रुप्स। इन यूएनओ के जितने भी वर्किंग ग्रुप्स में अभी भी इंडिया पार्टिसिपेंट्स है, और यूएनओ को स्ट्रेंथन करने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बना था। इंडिया उसका कोर चेयरमैन था, जो 1997 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। तो आप समझ सकते हो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया कितना इंपॉर्टेंट पार्ट लिया है। सेवरल टाइम्स इंडिया हैज बीन ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वैसे 5 कंट्रीज होता है, और एक है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो 2 साल के लिए चुनते हैं, ठीक है, 2 साल के टर्म होता है। इंडिया कई बार नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है, और अभी की बात किया जाए तो 2021-22 वाले टर्म में इंडिया इज वन ऑफ द 10 मेंबर्स ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। लास्ट एंड फाइनली दोस्तों, डिसआर्मामेंट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा आर्म्स रेस को अपोज किया है एंड डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया है। दोस्तों, इंडिया का कहना यह है दोस्तों, इंडिया दूसरे देशों से यह कहता है कि आप लोग जितने ये मिसाइल्स में, न्यूक्लियर वेपन्स में, आर्म्स एंड एम्यूनिशन में पैसा खर्चे करते हो, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज करो। ये जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स में जो लगते हैं, वो सब अवॉइड करो। इंडिया हैज बीन यूजिंग द यूएनओ प्लेटफॉर्म टू चेक द आर्म्स रेस एंड अचीव डिसआर्ममेंट। यूएनओ में इंडिया कई बार स्पीच भी दिया है, अपना पॉलिसी क्लियर भी किया है कि इंडिया आर्म्स रेस को अपोज करते हैं एंड डिसआर्ममेंट को सपोर्ट करते हैं। इवन इंडिया ने एक 6 नेशन समिट न्यू दिल्ली में 1985 में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के लिए कई सारे स्ट्रॉन्ग प्रपोजल्स लिए गए थे। अब देखो दोस्तों, और एक स्टेटमेंट ये देखो, बाय नॉट साइनिंग द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968। इंडिया स्मार्ट भी है साथ साथ। देखो, इंडिया को पता था इंडिया की जो पॉलिसी है वो अच्छा पॉलिसी है, हम नॉन वायलेंस में विश्वास करते हैं, पर इंडिया को ये भी साथ साथ पता था दूसरे जो पावरफुल नेशंस है वो कुछ सुनते ही नहीं है, धीरे धीरे अपने आप को पावरफुल बनाते हुए जा रहा है। तो ये जो पावरफुल नेशंस जब एनपीटी लेके आया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सब लेके आए, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। इंडिया ने अपना जो वेपन ऑप्शन है, न्यूक्लियर ऑप्शन है, वो सब ओपन रखा। इंडिया का कहना यह था
दोस्तों आप लोग जो ये एनपीटी लेके आए हो और सीटीबीटी लेके आए हो, ये क्यों लेके आया? आप लोग जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने थे, एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सब बनाने थे, सब बना के अपने आर्सेनल में रख दिया। अब दूसरे देश को बोल रहा है आप लोग अभी मत करो, ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। ठीक है, ये कैसे चलेगा? इंडिया ने कभी उसको साइन नहीं किया, सपोर्ट भी नहीं किया, और इंडिया ने फाइनली जाके 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका है पोखरान में, और इंडिया अभी एक पावरफुल न्यूक्लियर पावर भी है। इंडिया opposes एनपीटी एंड सीटीपीटी ड्यू टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी एंड हेगेमोनिस्टिक नेचर। अब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये जो एनपीटी है, सीटीबीटी है, एनपीटी क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब न्यूक्लियर पावर्स को और प्रोलिफरेट मत करो, अभी जितना है उसको बंद करो। और सीटीबीटी क्या था? टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना है। ये सब चलेगा क्या? वो लोग अपने आप सब कुछ बना दिया और दूसरे देश को बोल रहा है, ये नहीं चलेगा। इंडिया ने इसको सपोर्ट ही नहीं किया। दे परपेचुएट एन इंटरनेशनल सिस्टम इन विच ओनली 5 नेशंस। देखो एनपीटी सीटीपीटी जैसे ट्रीटी, इसका मतलब यह था ओनली यूएसए, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस जैसे देशों में न्यूक्लियर वेपन्स रहेगा। इंडिया कभी इसको माना भी नहीं। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। चैप्टर 79 का पार्ट 1 वीडियो था ये। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आगे आएगा। इससे हमारा लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये वीडियो उधर खत्म कर रहा हूं। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू, मेरा लेक्चर आपको कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।